चले, गुड आफ्टरनून सबको। लास्ट क्लास में हम सेक्शन 16(2) के बारे में बात कर रहे थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे। और इनपुट अभी ना हम ना पार्क में नहीं घूम रहे, तो आप आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। सो सेक्शन 16(2) के बारे में हम बात कर रहे हैं, और सेक्शन 16(2) में हमने आईटीसी के कंडीशंस पढ़ी कि कौन कौन सी अगर आप कंडीशंस पूरी करेंगे तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस के बारे में हमने बात की थी। कल लास्ट कंडीशन जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को, यानी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर अगर आपको क्रेडिट लेनी है तो शर्त ये है कि सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस इशू किया है उससे 180 दिन के अंदर अंदर आप सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन कैसे बनती है कि कल हमने ये केस डिस्कस किया था। एक सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो गुड सप्लाई कर रहा है 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो 1,18,000 रुपए का बिल बना। ये इनवॉइस गया रिसिपिएंट के पास, और ये रिसिपिएंट कौन है? ये एक टैक्सेबल पर्सन है। और टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है? टैक्सेबल पर्सन इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई पे इसको क्या लेनी है? आईटीसी लेनी है, तो उसे सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। और उसमें से जो कंडीशन आखिरी में हमने बात की थी वो ये कि सप्लायर ऑफ गुड्स ने जो इनवॉइस इशू किया है, सप्लायर ऑफ गुड्स बिल किसको बना के देगा? रिसिपिएंट को बना के देगा। तो सप्लायर ऑफ गुड्स ने जो इनवॉइस इशू किया है, मान लीजिए ये जो जीएसटी इनवॉइस है, ये जीएसटी इनवॉइस है 1 मई 2025 का। तो सप्लायर ऑफ गुड्स ने जो 1 मई 2025 को जीएसटी इनवॉइस इशू किया है, इस जीएसटी इनवॉइस की इशू डेट से 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कौन किसे करेगा? रिसिपिएंट बिल का पेमेंट सप्लायर को कर देगा, यानी 1,18,000 रुपए का पेमेंट आपको कर देना है। और अगर आपने नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब होगा क्या कि 1 मई 2025 को इनवॉइस बना, और 1 मई 2025 को ही क्या हुआ? गुड्स डिस्पैच हुआ, गुड्स रिमूव हो गया। 1 मई 2025 को रिसिपिएंट को गुड्स भी मिल गया और इनवॉइस भी मिल गया, यानी रिसिपिएंट ऑफ गुड्स के पास 1 मई 2025 को, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स के पास 1 मई 2025 को क्या सिचुएशन है? उसके पास टैक्स पेइंग इनवॉइस है, उसके पास गुड्स रिसीव हो गया, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने बिजनेस के लिए माल खरीदा है, उसको सारा लॉट रिसीव हो गया, यानी सारी कंडीशंस उसने पूरी कर ली अभी तक जो हमने पढ़ी। तो 1 मई 2025 को ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्लेम कर सकता है? आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसे इस इनवॉइस का पेमेंट कब तक कर देना है? 1 मई 2025 से 180 दिन के अंदर अंदर। 1 मई 2025 को वो क्या मानता है कि मैं 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप ये जो आईटीसी है ये कब अवेल कर सकते हो? अभी अवेल कर लो। आपको बिल मिल गया, गुड्स मिल गया, बिजनेस के लिए ले लिया, आप टैक्सेबल पर्सन हो, आप तो आज ही आईटीसी अवेल कर लो। लेकिन देखो हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप 180 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट किसको पहुंचा देना? ये 180 दिन के अंदर अंदर आप ये पेमेंट सप्लायर को पहुंचा देना, ठीक है, ओके। रिसिपिएंट ने बोला यस मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक। तो कब तक उसकी बात पे भरोसा रखें? जैसे आपके घर में आपको बोलते ना फोन छोड़ दे, तो आप बोलते हैं 10 मिनट में छोड़ दूंगा। तो फिर आप क्या मानते हो कि 10 मिनट के पहले, हाँ 10 मिनट के पहले हमें बोलना मत, हम 10 मिनट के बाद कर देंगे। जैसे आपको बोलते हैं कि पानी का गिलास ला दे, तो आप बोलते हैं 5 मिनट में ला दूंगा, तो मतलब 5 मिनट तक तो सामने वाले को वेट है ना, वो 5 मिनट कभी होते ही नहीं है, ठीक। तो इसी तरीके से रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ने कहा कि 180 दिन के अंदर अंदर मैं पेमेंट आपको कर दूंगा, लेकिन 180 दिन तक आप इंतजार करो, ठीक है। करा भाई 180 दिन तक इंतजार। अब हो गया 181वां दिन। 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, तो जो 1 मई को आपने क्रेडिट ली थी वो सही थी, लेकिन अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो 181वें दिन आपको क्या माना जाएगा?
यू हैव अवेल्ड अ रॉन्गफुल क्रेडिट। आपने 1 मई को क्रेडिट ली थी, तब शर्त ये थी आप 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे। अगर आपने 180 दिन के पेमेंट नहीं किया 180 दिन पे, तो 181वें दिन पे हम ये मान लेंगे कि आपने वो जो क्रेडिट 1 मई को अवेल की थी वो क्या थी, रॉन्गफुल थी, गलत क्रेडिट ली थी। ठीक है, अब गलती कर दी तो गलती को क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। ठीक है, सही कैसे करें गलती को, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करना है, यानी जो आपने आईटीसी 1 मई को अवेल की थी उसे आपको रिवर्स करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप आईटीसी लेते हो, आपकी आईटीसी कब मानी जाती है, जब आपने क्या भर दिया हो, कौन सा वाला, जीएसटीआर 3B। ये क्या होता है, इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न होता है। आपने इस इनवर्ट सप्लाई के रिटर्न में क्या दाखिल कर दिया था, 1 मई 2025 का इनवॉइस, जिसमें 1 लाख रुपए तो हमारे गुड्स की वैल्यू थी और आईटीसी कितनी थी, यानी ये 18,000 रुपए कहां दिखने लग गया होगा, जो भी आप जीएसटी 3B भरते हो वो कहां आता है, अमाउंट ई क्रेडिट लेजर में, यानी ई क्रेडिट लेजर में 18,000 रुपए की आईटीसी दिख रही है। जिस समय जीएसटीआर 3B भरा था उस समय तो ये आईटीसी क्या थी, सही थी ना। ये गलत तो कब हुई, 181वें दिन पे, जब आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, ई क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी दिख रही है उसे वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी है इसका मतलब तो क्या है, आपकी आईटीसी और आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये यहां से हटाना पड़ेगा। अब क्या होता है, ये ई क्रेडिट लेजर में ऐसे कोई लाल और हरा बटन नहीं होता है ना, कि हरा दबाओगे तो क्रेडिट ले सकते हो और लाल दबाओगे तो वापस चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो अमाउंट ई क्रेडिट लेजर में चला गया उसको वहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बात तो तय है ना कि 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो वो अमाउंट वहां से हटना चाहिए। हटने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉ ये बोलता है कि इफ पेमेंट हैज नॉट बीन मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, देन अब क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन, हु इज रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने क्या किया है, इनवर्ट सप्लाई। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, हैज टू रिवर्स दी आई, उसे रिवर्स आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी बाय मेकिंग, नहीं, रिवर्स करने का तरीका क्या होता है, बाय पेमेंट लाइक आउटपुट टैक्स। आप इस 18,000 रुपए को सरकार के खाते में जमा करा दो एज अ आउटपुट टैक्स, क्योंकि अगर ये क्रेडिट पड़ी होती तो आप क्या करते, 18,000 रुपए का टैक्स नहीं भरते, आउटपुट टैक्स से यूटिलाइज करते ना, 18,000 रुपए की आईटीसी यूटिलाइज करते। अगर 18,000 रुपए की आईटीसी आपके पास नहीं है तो फर्क क्या पड़ा, आपको 18,000 रुपए के बराबर का टैक्स सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो आप ये 18,000 रुपए सरकार को ऐसे दे दो जैसे कि आपका ये आउटपुट टैक्स बनता है। पूरे जीएसटी लॉ में इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी गलत साबित होगी उसको रिवर्स करने का तरीका क्या है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत है उसके बराबर का पैसा सरकार को ऐसे दे देना है जैसे कि वो कोई आउटपुट टैक्स हो। यही तरीका है रिवर्स करने का, एक ही सिंगल मैनर है, जितना आईटीसी गलत है उस आईटीसी को सरकार के खाते में जमा करा दो जैसे कि ये आपकी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, यानी इसके बराबर का पैसा आप कहां डाल दो, ई कैश लेजर में। ठीक है, दिस इज द वे। ये आपको 180 दिन में पैसा आपने नहीं पेमेंट किया सप्लायर को तो 181वें दिन पे आपको रिवर्स करना है। ठीक, चलो कर दिया रिवर्स। कितना रिवर्स करेंगे, 18,000 रुपए रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब बीत गए 200 दिन हो गए, 200 दिन हो गए। ठीक है, और आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने क्या सोचा, बेचारा सप्लायर, उसने मेरे को गुड्स दिया था, मेरी जरूरत थी तब मेरे को माल दिया या सर्विसेज दी, मुझे उसको पेमेंट करना चाहिए। और 200वें दिन पे आपने क्या किया, आपने यू मेड द पेमेंट टू
सप्लायर अवार्ड, है ना। 200वें दिन पे आपने क्या किया, सप्लायर को पेमेंट कर दिया, ठीक है, यानी पुराना जो पाप किया था उसे धो लिया ना, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हो, रीअवेल दी, आप आईटीसी को रीअवेल कर सकते हो। रीअवेल करने का तरीका क्या, क्या करेगा रीअवेल करने के लिए, कैसे करेगा, GSTR 3B। अब जो GSTR 3B भरने वाले हो उसमें वो बिल वापस दिखा देंगे, दिस इज द मैनर, ठीक है। सो अगर सिंगल लाइन हम प्रोविजन बोले तो क्या बोला कि इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर आप सप्लायर को पैसा दे दो। अगर 180 दिन बीत गए और आपने पैसा नहीं दिया तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, और बोले फिर जो पैसा दे दिया तो आईटीसी वापस ले लेना, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट। अभी तक क्या सिस्टम होता था, अभी तक ये सिस्टम होता था कि जितना भी वैल्यू प्लस जीएसटी है, वैल्यू प्लस जीएसटी मतलब बिल कितने का है, 1,00,000 रुपए का बिल है प्लस 18, ये क्या है, ये वैल्यू है और ये जीएसटी है। यानी रिसिपिएंट को सप्लायर को कितना पेमेंट करना है, 1,18,000 फुल, 180 दिन में ये पूरा पैसा चले जाना चाहिए, ये पूरा पैसा चले जाना चाहिए, तभी आपको आईटीसी मिलेगी, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। यानी अमेंडमेंट से पहले क्या प्रोविजन था कि अगर मैंने 1,00,000 दिया और 18,000 ना दिया तो भी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। मैंने 18,000 दे दिया, 1,00,000 ना दिया तो भी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। मैंने 1,10,000 दे दिया, मैंने 95,000 दे दिया, मैंने 70,000 दे दिया, मैंने पार्शियल पेमेंट कर दिया तो भी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ का प्रोविजन क्या था, 180 दिन के अंदर अंदर आपको फुल अमाउंट ऑफ वैल्यू एंड टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट ट्रेड ने बोला कि कभी कभी क्रेडिट पीरियड भी तो दे सकता है ना सप्लायर मेरे को, ये जरूरी थोड़ी है मेरे को अगर 9 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया तो कोई गलती है क्या, फिर मैं क्यों करूं उसको पेमेंट 180 दिन के अंदर, हम तो नहीं करेंगे, करने की जरूरत भी नहीं है। तो अमेंडमेंट क्या आया, पीछे वाले ध्यान से सुनेंगे, अमेंडमेंट क्या आया अब, नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, अगर आपने प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया है तो आप प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले सकते हो। इसका मतलब जितना 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया उतनी आईटीसी ले लो, जितना पेमेंट नहीं किया उतनी आईटीसी नहीं लेंगे। पहले तो समस्या क्या थी, पूरा 1,18,000 पेमेंट करना पड़ता था, अभी ऐसा झंझट नहीं है, जितना आपने पेमेंट किया, यानी अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, कितना पेमेंट किया, 50,000 वैल्यू प्लस 9,000 का टैक्स, तो आप 9,000 की क्या ले सकते हो, आईटी, और फिर कोई गलत, आपने कोई गलती नहीं की, क्योंकि हमने जितना पेमेंट किया प्रोपोर्शनेट हमने उतनी आईटीसी ले ली। सो दिस इज द अमेंडमेंट। नाउ अब मेरे हिसाब से आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो दिस इज द थिंग, अब इसको पढ़ते हैं कैसे लिखा हुआ है, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट, किसका नॉन पेमेंट, वैल्यू प्लस जीएसटी का, ऑफ इनवॉइस, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के बारे में। क्या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ने अगर पेमेंट नहीं किया तो नॉन पेमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। पेमेंट, नॉन पेमेंट कैसा है, वेदर होली और पार्टली, चाहे पूरा पेमेंट ना किया हो या पार्शियल ना किया हो, किसके द्वारा, बाय रिसिपिएंट टू सप्लायर, यानी पेमेंट करने वाला कौन, रिसिपिएंट, और पेमेंट लेने वाला कौन, सप्लायर। कितने दिन के अंदर, 180 दिन। 180 दिन कब से, डेट ऑफ इनवॉइस। अगर ऐसा आपने नहीं किया, नॉन पेमेंट किया, देन तब क्या होगा, तब सच आईटीसी अवेल्ड proportionate to the amount not paid to the supplier would be paid or reversed। मतलब आपने आईटीसी ले ली 18,000 की, पर आपने सप्लायर को जीएसटी कितना दिया, 9,000। आपने 18,000 की आईटीसी ले ली, लेकिन 180 दिन के अंदर पेमेंट कितना किया, केवल 9,000 का जीएसटी, तो रिवर्स कितना करना पड़ेगा, 9,000। प्रोपोर्शनेट आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां समस्या क्या है, मूल से ज्यादा क्या प्यारा होता है, ब्याज,
ठीक है, मूल से ज्यादा क्या सुना है घर में, है ना। जैसे दादा दादी को सबसे ज्यादा कौन अच्छे लगते हैं, है ना, घर में कहाँ सुना होगा ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो वो इसीलिए ना, तो ये जो सरकार को भी क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो बात दे लेंगे ही लेंगे, इंटरेस्ट तो पहले बात करो, इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो आपने जो भी रॉन्गफुल आईटीसी अवेल की थी उसको आपको वापस करना पड़ेगा ब्याज के साथ, यानी सरकार को 9,000 रुपए तो देने ही देने हैं, और साथ में क्या देना है, ब्याज भी देना है। और इंटरेस्ट की रेट क्या है, 18% पर एनम, 18% पूरे साल का है, यानी रॉन्गफुल आईटीसी अवेल पे इंटरेस्ट कितना है, 18%। आपको 18% ब्याज के साथ देना पड़ेगा। और ये ब्याज कब से लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी टिल द डेट व्हेन अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब क्या, इसको ऐसे समझे, अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिया, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको डेट ऑफ इनवॉइस क्या बोली, 1 मई 2025, ठीक है। और हमने बात की बिल कितने का था, 1 लाख का बिल था, प्लस 18,000 जीएसटी, 1 लाख, ठीक है। कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है, कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है, 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 181वें दिन पे आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रख सकते हैं, मतलब जितना पेमेंट किया उतनी आईटीसी आप रख सकते हैं, और जो पेमेंट बाकी रह गया वो रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, 1 मई 2025 को रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ने क्या कर लिया था, आईटीसी अवेल कर ली थी, लेकिन इस 1 मई 2025 का जो इनवॉइस है उसके लिए रिटर्न कब भरा होगा, हाँ शाबाश, कब भरा होगा, 20 जून 2025, ठीक है। सरकार को नुकसान कब है, आपने क्रेडिट ले ली तब, या जब आपने वो क्रेडिट यूज कर ली, यूज, जब तक पड़ी है तब तक तो अमानत है, पैसा पड़ा ही क्रेडिट लेजर में, तुम भी देखो और हम भी देखेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या सरकार को कब है, जब आपने आउटपुट टैक्स के लिए उसे यूज कर लिया। आप इस 1 मई 2025 वाली क्रेडिट को यूज कब कर सकते हो, 20 जून को ही कर सकते हो ना, 20 जून से पहले तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्याज कब से लगेगा, 21 जून 2025। कब तक, जब तक आपने पैसा वापस ना कर दिया। मान ले आपने पूरा का पूरा ही पैसा नहीं दिया, पूरा का पूरा 1,18,000 ही नहीं दिया, तो गलत क्रेडिट कितनी हुई, 18, पूरी 18,000 गलत क्रेडिट हुई। मान लेते हैं कि आप 190 दिन के ऊपर, जब 190वां दिन हो गया तब आप क्या कर रहे हो, सरकार को वापस पेमेंट कर रहे हो। क्या पेमेंट कर रहे हो, क्या पेमेंट कर रहे हो, 18,000 का आप पेमेंट कर रहे हो। तो अब आपको सरकार को क्या देना है, 18,000 तो देना ही देना है, उसके ऊपर कितना ब्याज, कब से, 21 जून से लेके 190वें दिन तक का ब्याज, पूरा का पूरा। इतना डेज कैलकुलेट करना है। डेज कैलकुलेट करने का मतलब वो मई के 28 और मार्च के 31, अप्रैल के 30, इस हिसाब से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, और ये ब्याज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी 18,000 रुपए जब आप सरकार को दोगे तो 18,000 के साथ ब्याज भी जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर 9,000 पेमेंट कर दिया होता तो ब्याज कितने पे देना होता, 9,000 पे देना होता, पर रेट क्या है, 18% पर एनम। ये पर एनम रेट है, पर एनम रेट है मतलब डेज के हिसाब से आपको कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी, ठीक है। आपका डाउट पूछो। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, बताएगा कौन पेमेंट नहीं किया, ठीक है। आपके सवाल पे आती हूँ, एक बार ये प्रोविजन रीड कर दूं पहले। नहीं जरूरी तो नहीं होता, नहीं हो लोगे आईटीसी तो आपको फिर वो उसकी अकाउंटिंग कहाँ करोगे, कॉस्ट में ले जाओगे उस मटेरियल, उस अमाउंट को, जीएसटी का पैसा कहाँ डालोगे, मटेरियल की कॉस्ट में बुक करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका फिनिश प्रोडक्ट महंगा होगा, तो फिर आपकी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे, केशव की दुकान से खरीदेंगे, ठीक है ना। अगर रॉ मटेरियल 100 से आईटीसी अकाउंट डेबिट करोगे 18 से, अगर आईटीसी अकाउंट डेबिट नहीं करोगे तो रॉ मटेरियल में कितना लेके जाओगे, 118, कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, ठीक है। ये पढ़ो,
रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट टू द सप्लायर बाय द रिसिपिएंट। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आप क्या कर सकते हो, उस आईटीसी को रीअवेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भरत, मैं आपके डाउट पे आती हूं, पहले मुझे ये प्रोविजन एक कंप्लीट करना है, फिर मैं आपके डाउट पे आती हूं। 180 दिन के अंदर क्या करना है, रिसिपिएंट को सप्लायर को पेमेंट करना है। ठीक है, मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, सरकार को किसकी चिंता है, रिसिपिएंट की, सप्लायर की या खुद की? खुद की। बोले भाई रिसिपिएंट सप्लायर को पैसा देगा तो सप्लायर जाके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अगर मान लो शेड्यूल 1 सेक्शन 7(1)(c) की सप्लाई है, फिर इसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, कंसिडरेशन है ही नहीं, तो क्या रिसिपिएंट सप्लायर को देगा और क्या सप्लायर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। यानी सरकार को चिंता कब होती है, जब रिसिपिएंट से टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को जाना होता है। अगर सेक्शन 7(1)(c) की सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन वाली सप्लाई, यानी वो जो हमने पढ़ा था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो वो तो बिना कंसिडरेशन था ना, सामने वाला थोड़ी मुझे जीएसटी देगा तब मैं गवर्नमेंट को दूंगी, वो तो मुझे अपने पास से ही देना है। तो अगर 7(1)(c) की सप्लाई है तो 180 दिन की कंडीशन नहीं लगनी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो सप्लाई ही कैसी है, बिना कंसिडरेशन की, उसमें रिसिपिएंट से सप्लायर तक कुछ आना ही नहीं है। इस बात, इस को पढ़ो 180 दिन की कंडीशन, और मुझे कोई भी डाउट होता है आपके दिमाग में, छोटा या मोटा, तो आप पूछ सकते। कोई, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है सब, है ना, आपको दिमाग में कोई भी तरीके का डाउट आता है तो आप पूछो। मतलब क्रेडिट पीरियड ही 3 महीने का है, 3 क्वार्टर का क्रेडिट पीरियड है। हाँ, 3 क्वार्टर का 3 क्वार्टर का क्रेडिट पीरियड है ना, तो अब क्या होता है, जैसे 9 मंथ का टाइम पीरियड हो गया है ना, 9 मंथ, 3 क्वार्टर हो गया ना, तो हाँ, नहीं, पर क्वार्टर पेमेंट करना है या 3 क्वार्टर के बाद ही पेमेंट होगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, यानी सप्लायर ऑफ गुड्स ने रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को, तो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स पेमेंट करेगा, पहला पेमेंट करेगा 31 मार्च को, फिर दूसरा पेमेंट करेगा 30 जून को, फिर पेमेंट करेगा। ये तो अगर 3 महीने में, एक क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 3 महीने, अगर 3 महीने में ही पेमेंट करना है तो फिर तो क्या हुआ, फिर तो 90 ही दिन हुए ना, फिर तो झंझट ही नहीं है। ठीक है, झंझट कब है, झंझट है जब क्रेडिट पीरियड है 7 मंथ्स का, है ना, 7 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड, तब झंझट है ना, 180 दिन से ऊपर हो जाएंगे। ओके, सबसे प्राइमा फेसी तो सिचुएशन क्या आती है कि अगर आप लॉ को समझ रहे हैं, है ना, यानी अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आपके किसी टैक्सेबल पर्सन के कंसल्टेंट है, तो आप झंझट से मुक्त होने के लिए सबसे पहली सलाह उसे क्या देंगे, या तो आप क्रेडिट पीरियड कितना रखो, हाँ वेरी गुड, लेस देन 6 मंथ, है ना, झंझट से बचने का एक 6 मंथ का क्रेडिट पीरियड रखो, तब पेमेंट भी हो जाएगा और आप क्रेडिट भी ले पाओगे। दूसरा नहीं, और आईटीसी अवेल आफ्टर 7 मंथ, आप आईटीसी ही कब अवेल करो, 7 महीने के बाद, जब पेमेंट करो तब आईटीसी अवेल करो। आपके क्लाइंट ने बोला ये कोई कंडीशन थोड़ी है, भाई कंडीशन तो नहीं है कि मैं पेमेंट करूंगा उसके बाद ही आईटीसी लूंगा, कंडीशन तो ये है कि आईटीसी लूं और उसके 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये बचता है, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, इसका मतलब रिसिपिएंट आईटीसी ले लेता है और सप्लायर समय पे टैक्स जमा कराता
रहता है, यानी बिना पेमेंट आए सप्लायर सरकार को टैक्स दे देता है। सप्लायर को यहाँ चिंता किस बात की हो रही थी? रिसिपिएंट ये रोना रोएगा कि भाई मुझे तो सप्लायर ये रोना रोएगा कि मुझे तो रिसिपिएंट ने जीएसटी नहीं दिया, मैं आपके पास जमा कैसे कराऊं? इन्होंने बोला देखो तुम्हें और हमें दोनों को बिजनेस करना है ना, तो तुम तो क्या करो, आईटीसी ले लो, हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशन है, हमारा ये रोज का काम है, और मैं गवर्नमेंट को जीएसटी दे दूंगा और तुमको जब जैसा क्रेडिट पीरियड के हिसाब से पेमेंट करना हो वैसे करना। तो टेक्निकली ये पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता। अब होता कैसे, जैसे हमारा एक क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट ने बोला कि बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे हमारा एक क्लाइंट है वो ल्यूब्रिकेंट ऑयल का डीलर है, ठीक है, उसने हमें बोला कि बहुत सारे ऐसे हमारे रिसिपिएंट्स हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे, ठीक है, अब हम क्या करें, रिकवरी करनी है। अब रिकवरी करने के लिए आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लोग दुकान पे भेज सकते हो, पर रिसिपिएंट पेमेंट नहीं ले रहा, ठीक है, व्हाट इज द लीगल एक्शन? तो दो लीगल एक्शन हो सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप सिविल कोर्ट में चल जाओ, और दूसरा आप एक लेटर लिख दो, किसको? जीएसटी डिपार्टमेंट। किस बात का लेटर? कि मैंने है ना इस व्यक्ति को सप्लाई किया था टैक्सेबल इनवॉइस से, लेकिन इसने 180 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट नहीं किया। इससे होगा क्या, डिपार्टमेंट उस रिसिपिएंट के अगेंस्ट में एक्शन लेगा, चेक करेगा कि भाई तुमने ऐसा तो नहीं 180 दिन में पेमेंट किए बिना क्रेडिट ले ली। पर अगर ये शिकायतों का झंझट नहीं है तो दोनों साइलेंट मोड पे टेक्निकली चले जाते हैं कि कोई कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सरकार को जब बराबर टैक्स मिल रहा है सप्लायर से, तो फिर उसे चिंता नहीं होती कि रिसिपिएंट ने 180 दिन में दिया या नहीं दिया। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है, ठीक है। भरत ये पूछ रहे थे, ओके। तो हमने हमारे क्लाइंट को बोला भाई अभी तुम्हारे को एक्शन लेना है ना तो चिट्ठी लिख दे, अगर उस व्यक्ति के साथ रोज का बिजनेस है, सालों से कर रहा है, तब तो शांति से बैठ जा, पैसा आ जाएगा। मतलब नहीं पैसा अभी लेना है तो डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख दो कि 180 दिन के अंदर अंदर इसने हमें पेमेंट नहीं किया, वो डिपार्टमेंट अपने आप देखेगा और वो करेगा आपको पेमेंट। तीसरी बात, आधे आपको हमने, अच्छा हमें अभी हमने क्या पढ़ा, 180 दिन की कंडीशन कहां नहीं लगती? एक तो कहां नहीं लगती, जब 7(1) की बिना कंसीडरेशन की सप्लाई है तो रिसिपिएंट, तो सप्लायर को इंतजार ही नहीं है कि रिसिपिएंट मुझे कुछ देगा, क्योंकि कंसीडरेशन ही नहीं है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है आरसी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक होता है सप्लायर ऑफ गुड्स और दूसरा होता है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट किसको जीएसटी जमा कराएगा? गवर्नमेंट। देखो आम तरीका क्या होता है जीएसटी का, रिसिपिएंट जीएसटी किसको देगा? सप्लायर को, और सप्लायर किसको देगा? इसे क्या कहते हैं? एफसी। दूसरा तरीका क्या होता है, हाँ सरकार को सप्लायर पे भरोसा ही नहीं है, बोले तुम चोर हो, पता नहीं जीएसटी दोगे या नहीं दोगे, तो सरकार ने जिम्मेदार किसको माना? रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट को बोला तुम जीएसटी किसको दे दो? डायरेक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी रिसिपिएंट जीएसटी किसको देगा? गवर्नमेंट, और सप्लायर को क्या देगा फिर? वैल्यू, केवल वैल्यू, यही देगा ना, रिसिपिएंट सप्लायर को वैल्यू देगा। यानी अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा तो बिल कितने का बनेगा? 1 लाख का या 1,18,000 का? 1 लाख का। बिल कितने का बनेगा? 1 लाख का, क्योंकि बोले 18,000 हमें नहीं देने, जाओ सीधे सरकार को जमा। इस सिचुएशन में भी 180 दिन की कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि सरकार को ना रिसिपिएंट की चिंता है ना सप्लायर की, सरकार को खुद की चिंता है। बोले जब डायरेक्टली रिसिपिएंट ही गवर्नमेंट को जाके जीएसटी जमा करा रहा, चिंता नहीं है कि सप्लायर को टाइम पे पैसा दिया या मर्जी हो तो दे देना, नहीं तो मत देना, या आपस में तुम लड़ते रहना। तो क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर रूट है ही नहीं, डायरेक्टली पैसा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, जब 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। पहली जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस बने, दूसरी जब 7(1) का केस बने, विदाउट कंसिडरेशन की सप्लाई हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में छोटा मोटा जो भी डाउट आता है किसी भी तरीके का, बिना सोचे कि पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, आप पूछ सकते हैं।
ऋषि बात समझ में आई आपको? आरसीएम की बात नहीं समझ में आया? अच्छा, ओके, कुछ डाउट है? ठीक है, तो एक बार वो बैकअप लेना, उसके बाद मुझे पूछ लेना। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्योंकि रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देता है, इसीलिए सप्लायर को समय पे पेमेंट करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटीसी को हम इससे रिलेट नहीं करेंगे। अब है ना, आप यहां से यहां तक इसको पढ़ लो एक बार। पूरा प्रोविजन एक बार दोबारा पढ़ लो। बिल टू शिप टू मॉडल वाली बात छोड़ दो, ये भी हम बात करेंगे बिल टू शिप टू मॉडल। अनिशा, चित्रांश, पार्थ, सारा, कोई डाउट है? बढ़े आगे। देखिए, ये शब्द याद है क्या? हमने कहा सुना था बिल टू शिप टू मॉडल? सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे तो हमने बिल टू शिप टू मॉडल की बात की थी। 3 पार्टीज होती है, ठीक है, एक गुड्स भेजने वाला, एक गुड्स रिसीव करने वाला, एक डायरेक्शन देने वाला, यानी एक सप्लायर ऑफ गुड्स होगा, एक बायर होगा और एक कंसाइनी होगा, या यह कह दे एक्चुअली रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ऑर्डर किसने दिया? बायर ने, तो बिल किसको बनेगा? बाय बिल टू। और माल किसको जाएगा? रिसिपिएंट को, शिप टू जिसके यहाँ पे भेजना है। दिस इज अ बिल टू शिप टू मॉडल, ट्राई पार्टी अरेंजमेंट था। और प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानेंगे? डायरेक्शन देने वाले की लोकेशन, यानी डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन देने वाले की लोकेशन। ठीक है, नाउ अब ये बोलता है बॉस की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और अब यहाँ पे आईटीसी किसे मिलेगी? ठीक है, क्या बोला? इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे मिलेगी? ठीक, अभी तक देखिए, हाँ बायर को, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जिसके नाम पे बिल हो गुड्स भी एक्चुअली में उसे ही रिसीव होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है ना। बिल किसके नाम पे? बायर के नाम पे, लेकिन गुड्स एक्चुअली में किसी रिसीव हो रहा है, यानी गुड्स कौन यूज करेगा? लेकिन बिल किसके नाम पे? बायर। बट सिचुएशन ये, लॉ ये बोलता है आईटीसी किसे मिलेगी? बॉस। बॉस इज बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस को, डायरेक्शन देने वाले को आईटीसी मिलेगी। जिसके नाम पे बिल बना है उसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, भले ही एक्चुअली में गुड्स उसे रिसीव ना हुआ हो, भले ही एक्चुअली में उसने गुड्स को यूज ना किया हो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है बिल टू शिप टू मॉडल में, पढ़िए एक लाइन। बायर, बायर मतलब बॉस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अभी मैंने आपको क्या बोला? अगेन, गवर्नमेंट को किसकी चिंता है? रिसिपिएंट की, सप्लायर की, या खुद की? खुद की। ठीक है, और जब तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस ना हो, रास्ता क्या है?
रिसिपिएंट जीएसटी किसको देगा? सप्लायर। रिसिपिएंट जीएसटी जब तक आरसीएम ना हो तब जीएसटी रिसिपिएंट किसको देगा? सप्लायर को। और सप्लायर किसे जमा कराएगा? अगर गवर्नमेंट को टैक्स ना मिला तो रिसिपिएंट को आईटीसी देगा। रिसिपिएंट ने बोला मेरी क्या गलती, मैंने तो जीएसटी किसको दे दिया था? सप्लायर को। समय पे जमा कराना किसकी जिम्मेदारी है? सप्लायर की। पर गवर्नमेंट कहती है नो, अगर सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं कराया समय पे तो वो तलवार किसके सर पे गिरनी है? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट की आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगी, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी टैक्स चार्ज फॉर सप्लाई एक्चुअली पेड टू दी गवर्नमेंट। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस। जो भी उसने बिल में टैक्स चार्ज किया है वो समय पे गवर्नमेंट को जमा हो जाना चाहिए, अदरवाइज रिसिपिएंट की आईटीसी हम डिसअलाउ कर देंगे। रिसिपिएंट की आईटीसी डिसअलाउ करने का मतलब रिसिपिएंट को बोलेंगे जो तुमने आईटीसी ली थी वो गलत, और गलत आईटीसी को क्या करनी है? रिवर्स। रिवर्स करने का तरीका क्या है? रिवर्स करने का तरीका क्या है? टैक्स जमा करा, आउटपुट टैक्स। जीएसटीआर 1 में आउटपुट टैक्स जमा नहीं कराते, बताते हैं हम। बताना नहीं है, जमा कराना है। जीएसटीआर 3B में सीधे जमा कराना है। ठीक, ये पढ़ो अगली लाइन जो मैं येलो मार्क कर रही हूं। अगर सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया तो रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स करेगा। अगर यूटिलाइज कर चुका है उसे तो फिर ब्याज के साथ। अगर ई क्रेडिट लेजर में मतलब वो ऐसी सजी हुई सुंदर सी दिख रही है तब तो चलो चलेगा, पर ई क्रेडिट लेजर से आपने उसे खाया पिया पचाया तो फिर ब्याज के साथ। ब्याज की रेट क्या है? एमसीक्यू में आ सकता है 18% पर एनम। ठीक, ओके। मान ले गलती क्या थी, मैं रिसिपिएंट हूं, आप सप्लायर है, मैंने आपको जीएसटी दिया, आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। सरकार ने सजा किसको दी? मुझे। मेरी आईटीसी वापस करा दी। ठीक है, अब आपका हृदय परिवर्तन हो गया। कहते ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब आपने बोला चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से, अब जाके जमा करा देता हूं। जैसे ही आपने अपने पुराने पाप धोए, मुझे क्या मिल गया? जीवन दान। यानी अब मुझे क्या मिलेगा? मैं उस आईटीसी को दोबारा से रीअवेल, लेकिन नुकसान किसका? ब्याज का। ब्याज जो लग गया वो लग गया, अदरवाइज मैं उस आईटीसी को रीअवेल कर सकती हूं। ठीक है, पढ़िए इस पूरे सी पॉइंट को पढ़िए। Where the said supplier subsequently makes the payment, यानी इसने क्या किया? हाँ, पुराने पाप धोए तो रिसिपिएंट में एवरी अवेल द क्राइट आईटीसी क्या मिल गया? जीवन दान मिल गया। किसको? रिसिपिएंट को। यानी रिसिपिएंट क्या करेगा? आईटीसी रीअवेल करेगा। ठीक, हो सकता। हाँ, अगर मान लीजिए सप्लायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी रिसिपिएंट को तो नुकसान भुगतना ही पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करने में है ना। ठीक, नेक्स्ट आईटीसी। देखिए मैंने क्या बोला, सिंपल रूल। आईटीसी कौन लेता है? टैक्सेबल पर्सन। वो टैक्सेबल पर्सन जिसने क्या किया हो? इनवर्ट सप्लाई की हो। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई क्यों की हो? बिजनेस के लिए की हो। और क्या हो? उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसने फिजिकली गुड्स रिसीव कर लिया होना चाहिए, अगर लॉट है तो लास्ट लॉट रिसीव कर लिया होना चाहिए, इनवॉइस की डेट से 180 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, सप्लायर ने समय पे गवर्नमेंट को टैक्स, मतलब सारी बातें पूरी होंगी तब रिसिपिएंट क्या ले सकता है? आईटीसी। लेकिन आईटीसी उसके पास है, इस बात का प्रूफ क्या है? रिसिपिएंट के पास, इनवर्ट सप्लाई करने के वाले के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इस बात का प्रूफ क्या है? वेरी गुड, जीएसटीआर 3B। क्योंकि जब वो इस इनवर्ट सप्लाई को जीएसटीआर 3B में दिखाएगा
तभी ये क्रेडिट कहां जाके सजेगी, ई क्रेडिट लेजर में। और ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट है तभी आपके पास क्रेडिट है, अदरवाइज आपके पास क्रेडिट नहीं है। ठीक है, ई क्रेडिट लेजर में अगर क्रेडिट है तभी आपके पास क्रेडिट है, अदरवाइज क्रेडिट नहीं है। ठीक है, यानी केशव की गर्लफ्रेंड का नाम अगर मैरिज सर्टिफिकेट में है, हाँ, तभी ये ऑफिशियली उनकी वाइफ है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, सो ये क्या है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके लिए क्या भरना है, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे तभी क्रेडिट। अगर ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं है तो वो क्रेडिट आपके पास नहीं है। क्रेडिट को यूटिलाइज करने के लिए, क्रेडिट को काम में लेने के लिए वो ई क्रेडिट लेजर में शो होनी ही चाहिए, बट सब्जेक्ट टू सारी रामायण, मतलब जो पीछे सारी कंडीशंस हम पढ़ के आए वो सब इंश्योर कर लो, उसके बाद उसको जीएसटीआर 3B में दिखा देना। अगर गलत क्रेडिट दिखाई तो क्या करेंगे, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का एक ही तरीका है, आउटपुट टैक्स के बराबर जैसा वो पैसा दे दो और ब्याज के साथ। ठीक, यहां तक ओके। इसको पढ़ो कंडीशन को, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का टाइम हो गया, अब बाकी कल पढ़ेंगे।